ये सब एक लड़की से शुरू होता है जो बिना किसी की नजर में आए एक ट्रेन में चढ़ जाती है। कुछ ही मिनटों बाद हर कंपार्टमेंट से चीखों की आवाज गूंजने लगती है। सारे पैसेंजर्स एक एक करके खौफनाक ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगते हैं और देखते ही देखते ये वायरस पूरे शहर में फैलने लगता है और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक शाम को ट्रक ड्राइवर से होती है जो सुनसान रोड पर बने क्वारंटीन चेक पॉइंट के पास पहुंचता है। वहां खड़े वर्कर्स उसकी गाड़ी को डिसइंफेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि पास के बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ छोटा सा लीक अब कंट्रोल में है। ड्राइवर आगे बढ़ता है लेकिन फोन बजते ही उसे उठाने की कोशिश में वो रोड पर किसी चीज से टकरा जाता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि एक हिरन सड़क पर बेजान पड़ा है। ट्रक चेक करने के बाद जब उसे कोई नुकसान नहीं मिलता तो वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही हिरन का शरीर हिलने लगता है। धीरे धीरे वो खड़ा हो जाता है। सियोक वू एक फंड मैनेजर है, ऐसा आदमी जिसके लिए पूरी दुनिया एक फोन कॉल के अंदर सिमट चुकी है। इस वक्त भी वो फोन पर है और एक ऐसी कंपनी के शेयर्स बेचने का ऑर्डर दे रहा है जिसका संबंध एक रिजर्वॉयर में हुई रहस्यमयी मछलियों की मौत से है। रिस्क से बचना उसकी आदत बन चुकी है। घर लौटते वक्त उसकी अपनी एक्स वाइफ से बहस होती है। उनकी बेटी स्वान अपने बर्थडे पर बुसान जाकर अपनी माँ से मिलना चाहती है और अब उसे लगने लगा है कि उसके पिता के लिए काम उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घर पहुंचने पर सियोक वू देखता है कि स्वान पहले ही अपनी माँ से फोन पर बात करके खुद ही जाने की प्लानिंग कर चुकी है। वो उसके पास बैठकर वादा करता है कि एक हफ्ते बाद जब काम कम होगा वो खुद उसे ले जाएगा। अपनी बात मनवाने के लिए वो उसे बर्थडे गिफ्ट भी देता है, लेकिन स्वान धीरे से बताती है कि उसके पास पहले से ही बिल्कुल वैसा ही गिफ्ट है। जब सियोक वो पूछता है कि वो असल में क्या चाहती है तो स्वान सिर्फ इतना कहती है कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती है और अगर उसके पापा बिजी हैं तो वो अकेली चली जाएगी। उस रात सियोक वू की माँ उसे स्वान के स्कूल रिसाइटल की रिकॉर्डिंग दिखाती है जिससे वो काम की वजह से मिस कर चुका था। अंधेरे कमरे में अकेला बैठकर जब वह रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी गैर हाजिरी ने उसकी बेटी को कितनी तकलीफ दी है। अगली सुबह वह स्वान से बैग पैक करने को कहता है। वह उसे खुद बुसान लेकर जाएगा। ट्रेन के स्टेशन पर सुबह काफी भीड़ है। एक बेसबॉल टीम अपनी चीयर लीडर्स के साथ खुशी खुशी ट्रेन में चढ़ती है। दो बुजुर्ग बहनें इंगिल और जोंग अपनी सीट्स पर आराम से बैठ जाती हैं। इसी बीच सांग हुआ नाम का एक मजबूत और सीधा साधा आदमी अपनी हेवीली प्रेग्नेंट वाइफ सेओयोंग के साथ ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन के निकलने से कुछ पल पहले एक पीली पड़ी जवान लड़की आखिरी पल में अंदर घुस जाती है और पिछले कंपार्टमेंट में गिर पड़ती है। उसकी टांग पर गहरा काटने का निशान है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकलती है, स्वान खिड़की से देखती है कि प्लेटफॉर्म पर एक आदमी अचानक एक रेलवे वर्कर पर हमला कर देता है। उसी वक्त पिछले कंपार्टमेंट में वह जख्मी लड़की मर जाती है और फिर दोबारा उठ खड़ी होती है। एक घबराया हुआ पैसेंजर योंग सुक अटेंडेंट से शिकायत करता है कि बाथरूम में काफी देर से कोई आदमी बंद है और बार बार कह रहा है कि सब मर चुके हैं। इसी दौरान सियोक वू नींद से उठता है और देखता है कि स्वान अपनी सीट पर नहीं है। साथ ही उसके असिस्टेंट का फोन आता है जो बताता है कि पूरे देश में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। सियोक वू अपनी बेटी को ढूंढने निकलता ही है कि तब तक इन्फेक्टेड अटेंडेंट बेसबॉल टीम के कंपार्टमेंट में कहर बरपा कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। सांग हुआ अपनी वाइफ को बचाते हुए पहले अटैक को रोकता है, एक ज़ॉम्बी को बाथरूम में बंद करता है और उसे लेकर आगे वाले कंपार्टमेंट्स की तरफ भागता है। उसी वक्त सियोक वू को स्वान मिल जाती है और दोनों पीछे से टूट पड़ते इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए भागने लगते हैं। वो एक कनेक्टिंग डोर तक पहुंचकर उसे जोर से बंद कर देता है, लेकिन उसी पल सेओयोंग बाहर रह जाती है। कुछ ही पल बाद सांग हुआ गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। अब तक सियोक वू को दो बातें समझ आ चुकी होती है। पहली, ज़ॉम्बीज़ दरवाजों के हैंडल नहीं चला सकते। दूसरी, वह मूवमेंट और आवाज पर रिएक्ट करते हैं। सुन क्योंग जल्दी से दरवाजे की खिड़की ढक देती है और ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख नहीं पाते। कुछ देर के लिए कंपार्टमेंट सुरक्षित हो जाता है। कंडक्टर अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसी बीच योन सुक इंटरकॉम पर जवाब मांग रहा होता है। ट्रेन जब एक स्टेशन के पास से गुजरती है तो सब देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर डरे हुए लोग खिड़कियों पर हाथ मार रहे हैं जबकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें जिंदा खा रहे हैं। गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट में लोगों को शांत रहने और सब कुछ कंट्रोल में होने का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन स्क्रीन के पीछे पूरे शहर जल रहे होते हैं। तभी सियोक वू को उसकी माँ का फोन आता है। वह सिर्फ इतना कहती है, अपनी बेटी को बचा लेना, और फिर लाइन हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। सियोक वू तुरंत समझ जाता है कि क्या हो चुका है, लेकिन वह स्वान को कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद एक नई अनाउंसमेंट होती है। बताया जाता है कि आगे वाले स्टेशन को सोल्जर्स ने सिक्योर कर लिया है और वह पैसेंजर्स का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सियोक वू अपने कॉन्टैक्ट से चुपके से कंफर्म करता है कि स्टेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो सिर्फ अपने और स्वान के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट का इंतजाम करता है बिना किसी और
को बताए। जब वो फोन पर बिजी होता है, सांग हुआ मजाक में स्वान से पूछता है कि उसके पापा क्या काम करते हैं। जब स्वान बताती है कि वो फंड मैनेजर है तो सांग हुआ कहता है तो मतलब वो खून चूसने वाले आदमी हुए, और स्वान बिना सोचे तुरंत हाँ कर देती है। माहौल हल्का करने के लिए सुन क्योंग उसे कैंडी देती है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की किक महसूस करवाती है। आखिरकार ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां एक भी सोल्जर नहीं होता। यॉन सुक सबसे पहले बाहर निकलता है और बाकी लोगों को एक खाली प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। दूसरी तरफ सियोक वो स्वान को लेकर चुपके से उस रास्ते की तरफ निकल जाता है जो उसके कॉन्टैक्ट ने बताया था। उनकी बात सुन चुका वो होमलेस आदमी भी उनके पीछे चल पड़ता है। इसी बीच बाकी पैसेंजर्स एस्केलेटर से नीचे मेन हॉल में पहुंचते हैं और वहां मिलिट्री को देखकर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि वहां मौजूद हर सोल्जर पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका है। ज़ॉम्बीज़ का झुंड बिना किसी वार्निंग के उन पर टूट पड़ता है। सॉन्ग हुआ तुरंत सुन क्योंग को लेकर सीढ़ियों की तरफ भागता है। उसी वक्त सियोक वू देखता है कि स्वान ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसने वाली है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही सॉन्ग हुआ उसे खींचकर मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता है। सॉन्ग हुआ, सियोक वू और बाकी लोग तेजी से ट्रेन की तरफ भागते हैं, जबकि बेसबॉल टीम के बचे हुए प्लेयर्स प्लेटफॉर्म का दरवाजा खुला रखते हैं। सब किसी तरह ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी स्टेशन की बड़ी खिड़कियां टूट जाती है और ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड प्लेटफॉर्म और ट्रेन पर टूट पड़ता है। सुन क्योंग और स्वान आखिरी पल में होमलेस आदमी को भी अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ती है, जबकि पीछे ज़ॉम्बीज़ का समंदर उमड़ रहा होता है, लेकिन बेसबॉल टीम के 2 प्लेयर्स वापस नहीं आ पाते। चीयर लीडर को आखिरी बचे हुए प्लेयर का फोन आता है। अब पूरी टीम में सिर्फ वही एक जिंदा बचा है। सियोक वू को पता चलता है कि स्वान और सेओ योंग कार नंबर 13 के बाथरूम में फंसी हुई है। उन्हें बचाने के लिए वो सांग हुआ और उस बेसबॉल प्लेयर के साथ रेस्क्यू मिशन पर निकलता है। सांग हुआ सबसे आगे चलता है, बेसबॉल प्लेयर बीच में और सियोक वू पीछे से कवर देता है। जैसे ही ट्रेन एक टनल में घुसती है और ज़ॉम्बीज़ की नजर चली जाती है, वे आगे बढ़ने लगते हैं। सांग हुआ अपने नंगे हाथों से एक के बाद एक कंपार्टमेंट में रास्ता बनाता है, ज़ॉम्बीज़ की भीड़ को चीरता हुआ। जब वो एक ऐसे कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं जो ज़ॉम्बी बेसबॉल प्लेयर से भरा होता है, तो वो लड़का डर कर जम जाता है। तब सांग हुआ उसे पीछे धकेलकर अकेला ही सबका सामना करता है। इसी दौरान सियोक वू को एक नया तरीका समझ आता है। वो अंधेरे कंपार्टमेंट में अपना फोन फेंक देता है और उस पर कॉल करता है। फोन की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और ग्रुप चुपचाप दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। ये प्लान काम कर जाता है। वे बाथरूम तक पहुंचकर सबको सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अब उन्हें कार नंबर 15 तक पहुंचना होता है, जहां चीयर लीडर और कुछ बचे हुए पैसेंजर्स मौजूद हैं। लेकिन जब वे कनेक्टिंग डोर तक पहुंचते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। योन सुक ने कार 15 के पैसेंजर्स को यकीन दिला दिया होता है कि बाहर से आ रहे लोग शायद इन्फेक्टेड हैं। अटेंडेंट भी उसकी बात मान लेता है। दरवाजा नहीं खोला जाता। तब इंगिल अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बहन जोंग को एक दूसरे दरवाजे के शीशे के उस पार देख लेती है। किसी के रोकने से पहले ही वह दरवाजा खोल देती है। अगले ही पल कार 15 में कहर टूट पड़ता है। जो लोग कुछ देर पहले जिंदा बचने वालों के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे, वे खुद ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाते हैं। इसी अफरा तफरी में एक जलता हुआ कंपार्टमेंट पटरी से टकराता है और बचे हुए लोग अलग अलग हो जाते हैं। योन सुक कंडक्टर तक पहुंचने के लिए अपने साथ वाले अटेंडेंट को ही ज़ॉम्बीज़ के बीच धकेल देता है और खुद बच निकलता है। थोड़ी देर बाद उसे चीयर लीडर और बेसबॉल प्लेयर मिलते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह चीयर लीडर को छोड़कर भाग जाता है और बेसबॉल प्लेयर को अकेला ज़ॉम्बी का सामना करने देता है। लड़का ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तब तक चीयर लीडर खुद इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। मरने से पहले वह उसे काट लेती है। इस बीच कंडक्टर को एक दूसरी चलने लायक ट्रेन मिल जाती है और वह उसे चला देता है। दूसरी तरफ सियोक वू, स्वान, सुन क्योंग और होमलेस आदमी एक गिर चुके कंपार्टमेंट के नीचे फंस जाते हैं। मुश्किल से रास्ता बनाते हुए वह बाहर निकलते हैं। सियोक वू दोनों औरतों को मलबे के बीच बनी एक छोटी सी जगह से बाहर निकाल देता है। होमलेस आदमी पीछे रुककर इन्फेक्टेड लोगों को रोकता है ताकि बाकी लोग बच सके। कुछ ही पलों में वह खुद उनका शिकार बन जाता है। अब सियोक वू, स्वान और सुन क्योंग भागकर चलती हुई ट्रेन तक पहुंचते हैं और ज़ॉम्बीज़ के उन तक पहुंचने से पहले ही उसमें चढ़ जाते हैं। सियोक वू ट्रेन की रफ्तार बढ़ते ही बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को बाहर गिरा देता है। फिर वह कंडक्टर को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन कैबिन में उन्हें योन सुक मिलता है। वह लगभग पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। शुरू हुई जद्दोजहद में योन सुक सियोक वू को काट लेता है। सुन क्योंग किसी तरह सियोक वू को उससे अलग करती है। सियोक वू योन सुक को काबू में करके चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा होता है कि इन्फेक्शन उसके शरीर में फैलना शुरू हो चुका है। उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। वो अपने आखिरी पलों का इस्तेमाल बहुत संभल कर करता है। पहले वह स्वान और सुन क्योंग को केबिन के अंदर सुरक्षित करता है और
उन्हें ट्रेन के ब्रेक कंट्रोल्स चलाना सिखाता है। फिर वो स्वान से कहता है कि बुसान पहुंचकर अपनी माँ को ढूंढना। स्वान उसके हाथ पकड़ लेती है और छोड़ने से मना कर देती है। सियोक वो धीरे से उसके हाथ हटाता है, कैबिन से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। स्वान शीशे के उस पार खड़ी उसे पुकारती रहती है। जैसे जैसे इन्फेक्शन उस पर हावी होता है, उसकी आंखों के सामने यादें लौटने लगती है। स्वान के पैदा होने का दिन, पहली बार उसे गोद में उठाना और अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर उसका रिसाइटल देखना। जब उसे लगता है कि अब वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा, तो वो ट्रेन के किनारे तक जाता है और खुद ही नीचे कूद जाता है ताकि उसके अंदर का खतरा किसी और तक न पहुंच सके। सुन क्योंग आखिरकार बुसान के पास लगे एक मिलिट्री ब्लॉकेड पर ट्रेन रोक देती है। वो और स्वान मलबे और खामोशी से भरे रास्ते पर पैदल चलने लगती है और एक लंबे अंधेरे टनल में दाखिल होती है। टनल के दूसरे सिरे पर सोल्जर्स खड़े होते हैं, जिनके पास ऑर्डर होता है कि जिसकी पहचान कंफर्म न हो सके उसे देखते ही गोली मार दी जाए। एक स्नाइपर उन पर निशाना लगा लेता है, फायर करने का ऑर्डर दिया जाता है और तब स्वान गाना गाना शुरू करती है, वही रिसाइटल वाला गाना जिसने पहली बार उसके पिता के दिल को छुआ था और उन्हें इस सफर पर आने के लिए मजबूर किया था। गाना सुनते ही सोल्जर्स अपने हथियार नीचे कर देते हैं और उन्हें बचाने का ऑर्डर देते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है।